रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी, आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। सेहत के बारे में बात हो तो बहुत सारी बातें निकल आती हैं। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वायरल इन्फेक्शन है, रनिंग नोज है, गर्मी लग गई, या फिर डायरिया हो गया, दस्त हो गए, उल्टियाँ आ गई, जी घबरा रहा है। लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जो ऐसा लगता है कभी जाती ही नहीं है, एक बार लग गई तो वो आपका जैसे दामन थाम ही लेती हैं, और उनके लिए हम बड़े घबराते भी हैं और पता भी नहीं होता, इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं। तो ऐसी ही एक बीमारी है अस्थमा। अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं वो ज़िंदगी भर ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता है। ये करो, वो मत करो, ऐसी जगह मत जाओ, ऐसे सीज़न में ध्यान रखो। तो इतने सारे जो चीज़ें होती हैं, या इतनी सारी भ्रांतियाँ, या इतने सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसीलिए अस्थमा के बारे में बात करना, अवेयरनेस फैलाना भी ज़रूरी होता है। और क्योंकि हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश है, विकसित देश होने की राह पर है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी बीमारी के बारे में बात करना जो मौसम के कारण या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी हो सकती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल। इटर्नल हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन के फील्ड में। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो सर यही बताइए कि अस्थमा क्या होता है और उसके क्या रीजंस हैं? बिल्कुल मैम, इससे पहले कि मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊं, बहुत ज़रूरी है हम ये बात जानें कि एलर्जी किसे कहते हैं। अच्छा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि यार मुझे तुझसे एलर्जी है। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है, हम यूजुअली कहते हैं कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो अस्थमा में क्या होता है ना, जो हमारी सांस की नलियाँ होती है, जिसे हम एयरवेज भी कहते हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हैं, बेसिकली इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो सूजन आने की वजह से सांस की नलियों में जकड़न हो जाती है। अच्छा, तो ये इस वजह से अस्थमा होता है। और अस्थमा, एलर्जी के बारे में बात की आपने, लेकिन ये अस्थमा क्या होता है? और अस्थमा, अगर आपको बार बार आपकी सांस उखड़े तो उसे अस्थमा कहते हैं, अगर आपकी खांसी पुरानी हो जाए तो उसे अस्थमा कहते हैं, या आपको किसी भी धूल भरी जगह में सांस लेने में परेशानी हो, जो अक्सर हर इंसान को हो सकती है, उसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमा होता क्या है? देखिए, ये सब चीज़ें जो आपने बात करी कि लंबी खांसी हो जाए, धूल भरी, ये सब चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। अच्छा। ये सब अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं। बेसिकली अस्थमा के अंदर जो मेन, मैं आपको अगर आम जनता के भाषा में समझाऊं तो सांस की नलियों में जकड़न आती है, और उसके कारण, उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अस्थमा बचपन से परिवार जला हुआ आता है, चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकता है, बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। फिर धूल मिट्टी हो गई, इन्फेक्शंस हो गया, इन्फेक्शंस में वायरल इन्फेक्शंस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया, ये सब अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा। अस्थमा को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर एक कॉमन चीज जो अपन देखते हैं अपने घर में भी, बाहर भी, डस्ट। हाँ। डस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिगर होता है अस्थमा का, अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है जिससे अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसका कोई फिक्स कारण नहीं है, कुछ केसेस में जेनेटिक भी होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि हम जो भी देखते हैं 50 से 60% केसों में अस्थमा बचपन से ही ट्रिगर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे शुरू से ही अस्थमैटिक होते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो अस्थमा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन फिर वो सीजन्स के हिसाब से ट्रिगर जरूर हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल 50% केसों में हम देखते हैं कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो अस्थमा कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन फिर भी परसिस्ट कर सकता है। 30 to 40% केसेस में अस्थमा परसिस्ट कर सकता है। और अस्थमा सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें बतानी कि अस्थमा बड़ों में भी हो सकता है। अच्छा, जब अभी तक मुझे बिल्कुल भी अस्थमा नहीं है, मैं एडल्ट एज में हूँ, और उसके बाद भी मुझे अस्थमा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब इट डिपेंड्स कि मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, कैसे एटमॉस्फेयर में हूँ, धूल में हूँ, मिट्टी में हूँ, या सीजनल चेंजेस, वायरल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा कि अभी हम अपन बात कर रहे थे कि भाई जेनेटिक के कारण हो गया, धूल मिट्टी हो गया, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। अब ये ट्रिगर्स होते हैं जितने भी, ये एलर्जिक हो सकते हैं, नॉन एलर्जिक हो सकते हैं। अच्छा। एलर्जिक ट्रिगर्स में जैसे अपने पास आ गई धूल मिट्टी, धूल आ गया, धुआं आ गया, ये अपन ने बात करी। मान लो किसी घर में पेंट हो रहा हो तो पेंट की फ्यूम से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। फिर बहुत बार हम देखते हैं कि सर्दियों में हम लोग सैमल की रजाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो सैमल की रजाइयों के अंदर भी डस्ट चिपक जाता है, तो उसके अगर अपन सफाई नहीं रखें तो उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन कारण होते हैं। फिर
कुछ लोग पेट्स रखते हैं, तो पेट से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। नॉन एलर्जिक कारणों में जैसे कि स्ट्रेस आ गया बहुत ज़्यादा, इमोशनल स्ट्रेस से भी अस्थमा ट्रिगर होता है, हम कॉमनली देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा ट्रिगर होता है कुछ मरीजों में। एक्सरसाइज करने से बिल्कुल, जिन मरीजों में थोड़े बहुत लक्षण अस्थमा के चलते रहते हैं और एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से भी अस्थमा ट्रिगर हम कुछ केसेस में देखते हैं होता है। ओके, तो अस्थमा के बारे में बहुत सारी बातें पता लग रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, इटरनल हॉस्पिटल में काम करते हैं पल्मोनरी मेडिसिन की फील्ड में, और आज वो हमें अस्थमा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं हूं शिल्पी, आप सुन रहे हैं सेहत सबकी, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी हमारी सेहत के बारे में बात करता है। अगर आपको अस्थमा डिजीज़ के बारे में कैसे होता है, क्यों होता है, कितना लंबा चलता है, किन सीजन से ट्रिगर होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके साथ कोई अस्थमा का पेशेंट्स हैं उससे जुड़ी भ्रांतियां अगर आप जानना चाहते हैं, क्या खाने पीने में भी परहेज करना चाहिए, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो जुड़े रहिए। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, इटरनल हॉस्पिटल में काम करते हैं पल्मोनरी मेडिसिन की फील्ड में, और वो हमें बता रहे हैं अस्थमा के बारे में। तो हमने जाना कि अस्थमा किन कारणों से होता है, क्या अस्थमा आता जाता है या हमेशा बना रहता है। बहुत सारी भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा है अगर वो अस्थमैटिक है तो जिंदगी भर अब उसके साथ अस्थमा रहेगा, ऐसा मदर्स को मैंने बोलते हुए देखा है। तो क्या ये सच है? जी देखिए, ऐसा 50 से 7% केसों में हमने देखा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक 13 या 14 साल की उम्र तक आते आते अस्थमा अपने आप ही कम हो जाता है, अपने आप ही रिग्रेस कर जाता है। बट कुछ प्रतिशत केसों में हमने देखा है, क्योंकि अगर ये जितने भी ट्रिगर्स की जो अपन ने बात करी, अगर ये रहते हैं एनवायरनमेंट में, अपन नहीं हटाएंगे तो अस्थमा फिर आगे कंटिन्यू में चलता है और इसकी दवाइयाँ हमें फिर लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। चलिए, आपने बात करी दवाइयों की। अस्थमा से रिलेटेड जितने भी लोग के सामने मैं आई हूँ, मतलब जितने भी लोग आए हैं मेरे संपर्क में, वो हमेशा इनहेलर यूज़ करते हैं, और जैसे कोई इनहेलर निकालता है तो मुझे लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो सीवियर होगी। ये एक मेरे जैसे एवरेज इंसान की समझ है। तो क्या ये मेरी समझ सही है, या फिर इनहेलर्स के बिना सिरप्स एंड दवाइयाँ, टैबलेट्स, इनसे भी काम चल जाता है? जी देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा मेरे से। देखिए, अस्थमा का मेन इलाज ही इनहेलर है। मैं सब आपके माध्यम से मेरे सभी जनताओं को, सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इनहेलर्स होते हैं ये सबसे सेफ होते हैं। अच्छा, इनकी जो डोज होती है, अगर आप देखेंगे ना, आपने कभी टैबलेट के ऊपर अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें मिलीग्राम लिखा रहता है डोज में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ, एक गोली आती है अस्थलिन। अच्छा, अस्थलिन गोली जो आप टैबलेट देखते हैं वो मिलीग्राम डोज में होती है, और जो इनहेलर उसका होता है वो माइक्रोग्राम में होता है। अच्छा, एक अस्थलिन की गोली 40 पफ इनहेलर के बराबर होते हैं। तो इतनी ज्यादा मात्रा में हम लोग दवाई देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक बात हो गई, सबसे इफेक्टिव, सबसे फास्ट काम करने वाली दवाई है इनहेलर। तीसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो सबसे बड़ी भ्रांति लोगों के दिमाग में होती है कि भाई हमें इनहेलर की हमें आदत पड़ जाएगी, इनहेलर एडिक्टिव होते हैं। हाँ। बिल्कुल, इसके अंदर स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड। तो ये सारी चीजें के बहुत मिथ्स और भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टेरॉइड बहुत माइल्डर डोज में होता है, माइक्रोग्राम में होता है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस हम एक चीज़ जो हम कॉमनली हमारे मरीजों को बताते हैं कि इनहेलर लेने के बाद एक आपको अपना माउथ रिंस करना होता है, पानी का कुल्ला करना होता है। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि एक ही साइड इफेक्ट जो होने का एक रिस्क रहता है वो होता है मुंह में छाले होना। अच्छा। वो उस पानी के कुल्ला करने से बचाया जा सकता है। अच्छा, और इनहेलर लेना या ना लेना किस पर डिपेंड करता है? क्या आपको सीवियर अस्थमा हो तभी इनहेलर लेना है, या फिर बिना इनहेलर के भी अस्थमा को केवल प्रिकॉशन से दूर रखा जा सकता है? देखिए, प्रिकॉशंस के लिए हम लोग इनहेलर यूजुअली नहीं देते हैं। ये अस्थमा जब आप एक डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाएंगे और वो डायग्नोस करेगा, जब उसको निदान आ जाएगा उसके बाद ही हम यूजुअली इनहेलर शुरू करते हैं। अच्छा। प्रिकॉशंस के लिए हम लोग, अगर आप बात करें प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस में हम लोग जो भी एलर्जन जो हम लोग इवेल्युएट करते हैं एक मरीज को, तो वो हमारा पाया जाता है, उससे हम बचाव की गुंजाइश देते हैं। फिर दूसरी चीज, बचाव में हम और क्या कर सकते हैं, आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं पोस्ट कोविड एरा के अंदर इन्फेक्शंस एक बहुत कॉमन कारण आ गया, जिसकी वजह से अस्थमा बहुत ट्रिगर होता है। तो हम लोग एक इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कॉमनली वायरल इन्फेक्शन से अस्थमा ट्रिगर होता है, तो वायरल इन्फेक्शंस के लिए इन्फ्लुएंजा एक बहुत कॉमन कारण है। अच्छा। अपने राजस्थान में, जयपुर में स्पेशली मैं बात करूं, अभी वायरल बहुत कॉमनली चलता है, तो हम लोग एक फ्लू का टीका आता है जो हम वैक्सीन, बिल्कुल हम हमारे सभी अस्थमा मरीजों के अंदर, या जिसके अंदर हिस्ट्री होती है अस्थमा की, परिवार में चला आ रहा है अस्थमा, उसमें हम सबको सजेस्ट करते हैं, हमारी तरफ से हिदायत देते हैं कि आप वैक्सीन साल में एक बार लगवाएं। उससे अस्थमा का ट्रिगर आगे जाके रुकेगा, घातक अस्थमा होने से बचेगा। हाँ, चलिए वापस इनहेलर पे आते हैं, क्योंकि इनहेलर को लेकर बहुत सारी लोगों में भ्रांतियां हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि इनहेलर जो होता है वो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन होता है, वन
सेकेंडली इनहेलर कितने टाइम लेना चाहिए? क्या जब भी तेज खांसी उठे या आपको अस्थमैटिक अटैक लगे, और अस्थमैटिक अटैक क्या होता है ये भी हम जानना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, इनहेलर्स दो तरह के आते हैं अस्थमा में। अगर हम बात करेंगे, एक होता है कंट्रोलर मेडिसिन, एक होती है रिलीवर मेडिसिन। अच्छा। जो हमारी कंट्रोलर मेडिसिन होते हैं, हम यूजुअली जिनका अस्थमा कंट्रोल में रहता है, दमा एकदम कंट्रोल में रहता है, हम उनको देते हैं। उसमें अलग अलग तरह के इनहेलर आते हैं, कुछ एक दिन में एक बार वाले भी आते हैं, कुछ दिन में 2 बार वाले भी आते हैं। वो मरीज की प्रोफाइल को देख के, मरीज का अस्थमा कितना कंट्रोल में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, जो रिलीवर मेडिसिन होती है वो होती है कंट्रोलर मेडिसिन में। क्या होता है कि अस्थमा का किसी को मान लो अटैक आया, तो उसमें वो कंट्रोलर मेडिसिन का रोल आता है। अच्छा। उसमें कुछ इनहेलर लंबे समय काम करते हैं, कुछ छोटे समय के लिए काम करते हैं। छोटे समय जो इनहेलर काम करते हैं उसको हमें मल्टीपल डोज 3 से 4 बार दिन में देना पड़ता है। अच्छा। बट यूजुअली हम देखते हैं अगर मरीज का अस्थमा कंट्रोल में रहता है तो 1 या 2 बार दिन में लेने से काम चल जाता है। अच्छा, तो इनहेलर्स के बारे में बात हुई अस्थमा और इनहेलर्स के संबंध के बारे में और उनसे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में। और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, इटर्नल हॉस्पिटल के। जैसे कि हमने बात की अस्थमा के बारे में। अस्थमा कई लोग कहते हैं जन्मजात होता है, कई लोग कहते हैं कि ऐसी बीमारी है क्योंकि आपने पुराने जन्म में कोई पाप किए होंगे तभी आपको लगती है, क्योंकि जिंदगी भर चलती है, और पता नहीं कौन कौन सी भ्रांतियां। लेकिन जब एक्सपर्ट हमारे सामने होते हैं तो वो सारी भ्रांतियों को मिटा देते हैं। जैसा कि डॉक्टर आदित्य अग्रवाल आज हमारे साथ हैं, फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल, पल्मोनरी मेडिसिन में वर्क करते हैं वो, और आज वो हमें बता रहे हैं अस्थमा के बारे में। तो इनहेलर सुरक्षित हैं और इसका जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ उन्होंने बताया कि बस ये वो अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि जब भी वो इनहेलर यूज़ करें तो उसके बाद कुल्ला कर लें। क्या ऐसा भी होता है कि इनहेलर यूज़ करने से पहले आपको कुछ खाना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप खा सकते हैं। आपको लगे कि आपको अब ये टाइम हो गया है, टाइम टू टाइम ही लेने वाला होता है और कंट्रोल करने वाला, जैसे कि आपने बताया। जी बिल्कुल, समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर कोई मरीज को हम दिन में 1 बार दे रहे हैं तो अगर वो एक टाइम सुबह ले रहा है तो अगले दिन भी सुबह ही लेंगे। अच्छा। क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है कि 24 घंटे एक बार लेने वाला काम करता है। अच्छा। जिनको हम 2 या 3 बार देते हैं उसके लिए भी हम लोग उस तरह से बताते हैं देते वक्त कि बिल्कुल उसको समय के अनुसार ही लेना चाहिए। अच्छा, और इनहेलर्स और सिरप और गोलियां, क्या इनमें कुछ महंगा सस्ता भी है? जी बिल्कुल है। देखिए, जो सिरप और गोलियां आती है ये इनहेलर से अगर मैं आपसे बात करूं कि महंगी आती है। अच्छा। इनहेलर वही एक इनहेलर जो आप लेंगे वो आपका कम से कम 1.5 से 2 महीना काम कर जाएगा। बट गोलियों की कॉस्ट, उसी एक गोली की कॉस्ट अगर अपन बात करेंगे तो 10 दिनों की कॉस्ट 1 महीने इनहेलर की कॉस्ट के बराबर कॉस्ट आ जाती है। अच्छा। तो बिल्कुल इनहेलर किफायती भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज और मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि ये हम कोई भी दवाइयाँ जो इनहेलर जितनी भी देते हैं ये फेफड़ों में 30% तक ही पहुंचती है दवाइयाँ। अच्छा। तो एक जो बहुत जरूरी चीज जो हम हमारे मरीजों को बताते हैं कि इनहेलर को लेने का तरीका बहुत जरूरी है, सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि तरीके से नहीं लेंगे तो जो 30% दवाई पहुंच रही है उतनी भी नहीं पहुंचेगी। वो बहुत कम रह जाएगी सांस की नलियों में। तो क्या सही तरीका है? तरीका अलग अलग 3 तरह के इनहेलर आते हैं। अच्छा। एक उसमें कैप्सूल वाला आता है। अच्छा। एक पंप वाला आता है और एक नेबुलाइजेशन मशीन जो बिजली जैसे यंत्रित होती है। तो तीनों का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल वो मरीज टू मरीज वेरी करता है ना सबको, कि कुछ लोगों को हमें नेबुलाइजर फॉर्म में देना पड़ता है, कुछ को पंप से भी काम चल जाता है, कुछ को कैप्सूल देना पड़ता है। तो ये मरीज की प्रोफाइल, मरीज कौन सा इनहेलर कंफर्टेबली ले पाता है, मरीज की चॉइस के अकॉर्डिंग हमको देना पड़ता है। अच्छा, क्या इन इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है? क्या होता है कि एक ऐसा चीज होता है ना कि इससे हमें कंफर्ट मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे कि आपने मना ही कर दिया कि नहीं कोई एडिक्शन नहीं होता है इनहेलर्स का, लेकिन फिर भी जिस चीज से हमें कंफर्ट मिलता है आप उस चीज की तरफ जाते हैं। और अब आपने ये भी बोल दिया है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो लोग और भी ज्यादा उसे यूज करने लग जाएंगे क्योंकि उससे उन्हें आराम मिल रहा है। तो क्या ये सही है? जी देखिए, आदत जैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो हमारी जरूरत है। हाँ। अगर किसी को अस्थमा है, उसकी सांस की नलियों में रुकावट है तो वो उसकी जरूरत है। जिस तरह से किसी मरीज को मधुमेह, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ बीपी होता है तो उसके लिए हमें मधुमेह की और बीपी की दवाइयां लगातार लेनी पड़ती है, उस तरह से ये मरीज की जरूरत है। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि किस हद तक आपको अस्थमा है और कितनी जरूरत है आपको इनहेलर की। जी बिल्कुल राइट। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मरीज आपके सामने आते हैं और बोलते हैं कि अब तो मुझे अस्थमा नहीं है, अब तो मुझे दवाई नहीं लेनी है, अब मुझे इनहेलर नहीं लेना, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उन्हें अभी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि ना क्या होता है कि सिर्फ 50% मरीजों में ही लक्षण आते हैं अस्थमा के।
50% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं होता बट फिर भी उनको अस्थमा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लक्षण नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसमें समय से समय चिकित्सक को दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा। कि अस्थमा कितना कंट्रोल है, क्योंकि चिकित्सक अपने हिसाब से दवाइयों को कम ज्यादा करता है इसमें। ओके, तो जब लक्षण ही नहीं है तो अस्थमा फिर किस चीज में बदल सकता है और कैसे घातक हो सकता है व्हेन जब सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, जब उस अस्थमा से प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है? जी देखिए, कभी कभार क्या होता है, जो घातक अस्थमा होता है उसमें शुरुआती समय में लक्षण नहीं आते हैं। अच्छा। लक्षण थोड़ा सा लेट आते हैं। तो अगर मरीज मान लो स्टार्टिंग में आ रहा है, लक्षण नहीं आ रहा है, तो मरीज को ये लगता है कि वो स्वस्थ है एकदम, उसको किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है। बट ऐसा हो सकता है उसकी सांस की नलियों में इतनी ज्यादा सूजन हो, इतनी ज्यादा जकड़न हो, लक्षण बाद में आए, हमें कि और जाके धीरे धीरे फेफड़ों के साथ साथ दूसरे अंग भी इन्वॉल्व होने लग जाए, जैसे हार्ट। अच्छा। इसमें कॉमनली हम देखते हैं कि हार्ट के प्रेशर्स बढ़ने लग जाते हैं एक समय के साथ। तो बिल्कुल इसलिए दवाइयों का नियमित रूप से लेना जरूरी है, जिस तरह से चिकित्सक बतावे उस तरह से लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, और अगर लक्षण ही नहीं आ रहे तो किसी को पता कैसे चलेगा कि उसको अस्थमा है? तो कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो आप करवाते हैं जब आपको कोई मरीज किसी और डिफिकल्टी के साथ आता है कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं और वो अस्थमा के लक्षण हैं ही नहीं? देखिए, इसमें अलग अलग बातें हैं। जैसे अस्थमा कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से बिगड़ता है, तो हमें उस हिसाब से इन्फेक्शन के हिसाब से टेस्ट कराने पड़ते हैं। अस्थमा को देखने के लिए एक स्पायरोमेट्री करके टेस्ट होता है, वो डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करता है, वो कराते हैं। अच्छा। और कुछ और तरह के फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अच्छा। वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो मरीज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से, बच्चा है, बड़ा है, बीच की उम्र का है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अपने को कराना पड़ता है, अलग अलग हिसाब से देखते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि किस तरह अस्थमा जो है वो क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और इसकी जो दवाएं होती हैं वो क्या बंद की जा सकती हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो डिपेंड करता है मरीज की सिचुएशन पर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, अस्थमा के बारे में और भी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सेहत सबकी। मैं हूँ शिल्पी। तो जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर आदित्य अग्रवाल से कि क्या ये सही है। आदित्य अग्रवाल इटर्नल हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन में। तो डॉक्टर साहब बताइए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्थमा से जुड़ी हुई हैं, कि क्या ये बात सही है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी को अस्थमा है तो, या फिर वो डांस या फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है वो नहीं कर पाएगा? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर अस्थमा हमारा कंट्रोल में है, लगातार हम दवाइयाँ लेते हैं, इनहेलर ले रहे हैं और जो दवाइयाँ साथ में बताई गई है वो ले रहे हैं, तो इसके साथ हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्विमिंग, खेलकूद, सभी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर अस्थमा कंट्रोल में नहीं है, सांस का उठाव ज़्यादा हो रहा है, छाती में टाइटनेस है, जकड़न है, खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही है, तब हम कुछ समय के लिए मना करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है अस्थमा के पेशेंट्स को? जी बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे कि एक तो बदलता मौसम सबसे जरूरी चीज है। जैसे ठंड आती है, आती हुई ठंड, जाती हुई ठंड, 3 साल के महीने होते हैं जिसमें अस्थमा मरीज को जरूरत अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। एक तो मार्च अप्रैल का टाइम होता है, एक जुलाई अगस्त में जब बारिश का मौसम आता है, और एक सितंबर अक्टूबर के महीने में। अच्छा। ये 3 मौसमी बदलाव का समय होता है जिसमें मरीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से अस्थमा बिगड़ सकता है। अच्छा, कुछ और चीजें भी है, धूल और धुआं, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिगरेट पीने से, धुएं का सेवन करने से, किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने से या डस्ट के आसपास रहने से भी अस्थमा बिगड़ता है, हमने देखा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ एलर्जेंस होते हैं, मैं जयपुर की बात करूं तो डस्ट माइट जो हमारे हर घर में कॉमनली हम चादर में, पिलोज में मिलते हैं, हम घर की चादरों को गर्म पानी में धोएं तो उससे क्या होगा, डस्ट माइट से हम लोग निजात पा सकते हैं। अच्छा। जगह जगह घरों में सीलन होती हैं, हम देखते हैं सीलन के ऊपर फंगस का लगना, उसके ऊपर डस्ट माइट का चिपकना, ये सब चीजें भी अस्थमा को बढ़ावा दे सकती है। ओके। जो लोग अस्थमेटिक होते हैं या जिनके परिवार में अस्थमा की लक्षण होते हैं या हिस्ट्री होती है, उन लोगों को कभी घरों में पेंट होता है, अगरबत्ती चलती है, या मान लो किसी भी तरह का हवन हुआ, हिंदुओं में हवन खूब होते हैं, उस टाइम पर उनको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। एक मुंह पे मास्क लगाया जा सकता है। ये सब चीजें हैं कॉमनली जो हमें ध्यान में रखना। ओके। और जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर किन सिम्टम्स को लेकर आते हैं? देखिए, अस्थमा का पास जो हमारा मरीज आता है, सबसे जरूरी चीज ये है अस्थमा के किसी भी मरीज को आने से पहले ये देखना कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है। ये मैं आपको बहुत जरूरी बताता हूँ।
अगर किसी मरीज को सिर्फ नाक से पानी आ रहा है और वो बच्चा है, हाँ। तो उसको सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। ओके। अगर एक बच्चा है उसको नाक में पानी के साथ छींके भी आ रही है, अच्छा, तो उसको कान नाक गले वाले एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा। और अगर ये बच्चा है या बड़ा है जिसको ये सारे लक्षणों के साथ साथ छाती में दर्द, अच्छा। खांसी, सांस में तकलीफ है, तो उसको एक फेफड़े के डॉक्टर को, चेस्ट फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अच्छा। तो ये सारे लक्षण अस्थमा के मरीजों में हो सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ कुछ मरीजों में हमने देखा है कि सांस इतना बिगड़े हुए अस्थमा में सांस इतना ज्यादा हो जाता है कि उनसे चला भी नहीं जाता है। अच्छा। तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं अस्थमा के। अगर किसी बच्चे को लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े इंटरवल पर, मतलब 5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद खांसी आ रही है, तो क्या ये केवल ये है कि मौसम बदल रहा है, या उसने कुछ उल्टा सीधा खाया है, या उसे सर्दी लग गई है, या फिर ये भी एक अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो उसके जो संक्रमित चीज़ें हैं, जो ट्रिगर्स हैं, अगर उसके संपर्क में लगातार बनाया हुआ है बच्चा, तो फिर ये बार बार खांसी अस्थमा में आ सकती है। बट इसके साथ साथ हमें और इन्फेक्शंस के कारण, और कोई नाक में किसी तरह की रुकावट नहीं हो, नाक में कोई पॉलिप तो नहीं हो, कोई बार बार एसिडिटी की शिकायत तो नहीं है बच्चे को, ये सारे कारण भी, किसी तरह की और इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है, ये सारे कारण भी साथ में उसमें उस टाइम निकालने होते हैं। ओके। उस टाइम अच्छा, तो पता चल जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अस्थमा क्या एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है? जैसे कि अगर कोई अस्थमैटिक है और हेरिडिटरी नहीं है, मतलब माँ और बाप से बच्चे को नहीं हो रहा है, मतलब आप बस बैठे हैं क्लोज कांटेक्ट में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अस्थमा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। अस्थमा फैलता नहीं है। अच्छा, अस्थमा नहीं फैलता इन्फेक्शन की तरह। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी, कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। आज हमारे साथ हैं गेस्ट डॉक्टर आदित्य अग्रवाल फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल, पल्मोनरी मेडिसिन में वर्क करते हैं, और वो हमें बता रहे हैं अस्थमा के बारे में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, कि बच्चों में ये सिम्टम्स होते हैं तो आप ऐसे डॉक्टर को दिखाइए। अस्थमा एक इंसान से दूसरे इंसान में इस तरह इन्फेक्शन की तरह नहीं फैलता है। कितने सारे रीज़न जेनेटिक, हेरिडिटरी होते हैं अस्थमा को फैलने के। अस्थमा में इन्हेलर यूज़ किया जाता है। इन्हेलर की में जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं उन दवाओं से, उन सिरप से जो आप लेते हैं। ये सारी बातें हमें नहीं पता होती कि हम इन्हेलर्स के लिए एडिक्टिव नहीं हो सकते हैं। हम इन्हेलर उसी टाइम पे लें, डिसिप्लिन वे में मिलें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हमें अस्थमा के बारे में पता चल रही हैं। एक ऐसी डिजीज़ जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, और क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान में धूल है, मिट्टी है और अस्थमा भी है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू डील विद अस्थमा। सेहत जो कई चीज़ों से इम्पैक्ट होती है, सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं वो है अवेयरनेस। अगर हम अवेयर रहें तो हम डरे नहीं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सही है हमारी सेहत के लिए। हम वो सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर किसी बीमारी में एक चीज़ गलत बताई गई है, हम वही करे जा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो सेहत का ध्यान रखना और नॉलेज होना, ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो सेहत का ध्यान को तो आप ही रखना पड़ेगा, ये आपका शरीर है, आपके लिए कोई और नहीं रख सकता, लेकिन नॉलेज, अवेयरनेस हम दे सकते हैं। मैं हूं शिल्पी, आप सुन रहे हैं रेडियो साथ सदा आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी, और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल, पल्मोनरी मेडिसिन में वर्क करते हैं, और वो हमें अस्थमा के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बताया, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया, लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो लोगों को बड़े परेशान करते हैं, खासकर व्हेन इट कम्स टू लेडीज। वो क्या इस बात की चिंता करें कि अगर उन्हें अस्थमा है तो बच्चे को भी हो जाएगा, या उन्हें प्रेग्नेंट होने में, गर्भधारण करने में भी दिक्कत आएगी? देखिए, गर्भधारण करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जितनी भी हम दवा अस्थमा के लिए देते हैं, चाहे वो कोई इनहेलर हो, चाहे कोई भी गोली हो, सब प्रेगनेंसी में सेफ होती है। अच्छा। किसी भी तरह के कोई लक्षण बच्चे में आने का रिस्क नहीं रहता। बस अच्छा। एक चीज़ जरूर है कि जेनेटिक होता है, तो एक माँ से बच्चे में आने की तो संभावना रहती है। तो उसमें बच्चे के पैदा होने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं हम। अच्छा। टीका लगवा सकते हैं, धूल मिट्टी से बचाव कर सकते हैं। अगर माँ को धूल मिट्टी से दिक्कत थी तो बच्चे के अंदर धूल मिट्टी से होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अच्छा। उसको हम बचाव कर सकते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद देखते हैं। अच्छा, और ऐसा भी कहा जाता है कि घर पे आप बिल्कुल भी कारपेट्स मत बिछाइए और पोछा लगवाइए,
तो क्या ये भी सही है? प्लांट्स मत रखिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं पोलन होता है, प्लांट्स अंदर मत रखिए क्योंकि अगर आपको अस्थमा है। तो कि इन सारी चीजों के पीछे का सच क्या है? जी देखिए, वही बात है कि अस्थमा के ये ट्रिगर्स होते हैं। देखिए अच्छा। कुछ एलर्जिक होते हैं, कुछ नॉन एलर्जिक होते हैं। तो एलर्जिक ट्रिगर्स में पोलन एक बहुत कॉमन है। अच्छा। जयपुर में आप देखेंगे कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम जिसे कहते हैं, ये प्लांट बड़ा जगह जगह हमें पौधों में, इसमें उद्यानों में देखने को मिलता है। तो ये बड़ा कॉमन एक अस्थमा का एलर्जन ट्रिगर होता है। अच्छा। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर परिवार में ये चली आ रही है दिक्कत, तो थोड़ा सा हमें बचाव करना जरूरी है। ओके, तो इंडोर प्लांट्स जो हैं वो अभी आप ना रखें तो बेटर है। कुछ प्लांट्स जैसे कुछ प्लांट्स अच्छा। कुछ प्लांट्स ही करते हैं, सभी नहीं करते। अच्छा, सभी नहीं करते। वो जगह के हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। जैसे जयपुर में कांग्रेस ग्रास का ज्यादा रहता है, किसी और क्षेत्र में कोई और प्लांट से एलर्जी रहेगी। सबका एक पोलन कैलेंडर है। अच्छा। तो वो पोलन कैलेंडर डॉक्टर के पास रहता है, तो डॉक्टर्स आपको जानकारी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जगह के हिसाब से। एंड व्हेन इट कम्स टू डाइट, तो डाइट क्या लेनी चाहिए जब आपका, अगर आपको अस्थमा हो, सीवियर अस्थमा हो, अगर आप अस्थमा प्रोन है, आपको हो सकता है अस्थमा क्योंकि आपके पेरेंट्स को था, अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, या फिर कहा जाए कि वायरल का सीजन चल रहा है, या फिर कहा जाए कि सीजन चेंजिंग सीजन है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए आहार में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं उससे भी एक अस्थमा ट्रिगर होता है। हम लोग कॉमनली देखते हैं तला हुआ खाना, पैक्ड फूड, कैंड फूड, ये सब चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। तो आप हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। अस्थमा वाली हरी सब्जी, फ्रूट्स, इससे हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करें। अच्छा। प्रोटीन में जैसे दालें हो गई, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गई। नॉन वेज डाइट्स में अंडे, मांस, मच्छी, इन सब चीज़ों का कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स वाला खाना लेना चाहिए। राइट, और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई अस्थमा के बारे में। कुछ और बातें हैं जो हमें बड़ी परेशान करती हैं, जैसे कि अस्थमा रात के समय ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इफ़ यू आर अस्थमैटिक, जैसे ही आप लेटोगे तो खांसी का दौरा पड़ जाता है। और ऐसा तो नॉट ओनली अस्थमा, ऐसा खांसी की बीमारी में भी देखा जाता है कि द मोमेंट पूरे दिन अच्छा खासे चलते हैं, हम जैसे ही लेटते हैं तो हमें खांसी आने लग जाती है। सो व्हाट इज दिस? जी बिल्कुल, अस्थमा के मरीजों में हम लोग कॉमनली देखते हैं कि रात के समय खांसी बढ़ती है। उसका कोई ना कोई ट्रिगर रहता है। जैसे हम लोग बेड पर रहते हैं तो बेड पर हमारे पास उसका ट्रिगर हो सकता है कि जो डस्ट माइट है जो आपकी चादर से चिपकी हुई है वो आपको रात को परेशान कर रही हो। अच्छा। या आपने कोई चादर या रजाई ओढ़ रखी है, उससे धूल मिट्टी, डस्ट माइट चिपकी हुई रहती है, तो वो चीज़ें अस्थमा के लक्षणों को बढ़ावा दे सकती है। अच्छा, तो इस वजह से होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, कि आपको ट्रिगर्स देखने पड़ेंगे, आपको अपनी जो सराउंडिंग्स है उनको क्लीन रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा आपको डस्ट का ख्याल रखना चाहिए, जैसे स्मोक और डस्ट। दीज आर टू मेन थिंग जो ट्रिगर करती हैं अस्थमा को। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको अगर अस्थमा है तो आपको 2-3 चीजें हैंडी रखनी चाहिए। तो वो 2-3 चीज़ें या 2-3 बातें आपके रिलेटिव्स को पता हो या आपके क्लोज वन नियर वंस को पता हो, वो क्या होनी चाहिए कि उस वक्त आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? देखिए, इनहेलर सबसे जरूरी है, बड़ा आसान होता है, इसको अपने जेब में रख सकते हैं, साथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक इनहेलर को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो अटैक आता है, आप चल रहे हैं, आपको एकदम से, क्योंकि हर बार ट्रिगर से, एलर्जन से बचना संभव नहीं होता है, तो अगर वो रहेगा, मान लो एकदम से आ रही है, तो हम उसको कैरी कर सकते हैं, तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। और बाकी अपना खाना पीना हम अच्छा रखेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, तो मोस्टली ऐसे दिक्कत नहीं आती है। तो इनहेलर्स को साथ में कैरी करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और फिर क्या, मतलब पानी भी पी सकते हैं या सिर्फ इनहेलर ही? क्या करना चाहिए दौरा पड़ने पर? इनहेलर ले लीजिए और फिर तुरंत अपने आसपास जो भी चिकित्सक हो उसको आपको तुरंत दिखाना चाहिए। राइट। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सबकी। सेहत सबकी में आज बात हो रही है अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बहुतायत में पाई जाती है व्हेन इट कम्स टू राजस्थान, जयपुर। इनफैक्ट बहुत सारे मरीज हैं जो बदलते मौसम के साथ, वायरल इन्फेक्शन के साथ, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक रीजंस के साथ अस्थमा से परेशान हैं। नेबुलाइजर, अगर आप किसी बच्चे के अस्पताल में जाते हैं तो आपको कितने सारे बच्चे नेबुलाइजिंग लेते हुए, नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं, विच इज़ नॉट ईजी फॉर किड्स। लेकिन क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्यों जानकारी चाहिए आपको और जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट हम अस्थमा को राइटफुली तरीके से ट्रीट कर सकें और उससे घबराएं नहीं। आज हमारे साथ इसी के बारे में बात करने के लिए इटर्नल हॉस्पिटल से आए हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, पल्मोनरी मेडिसिन में वर्क करते हैं। उन्होंने बताया
बताया कि इसका जो ब्रह्मास्त्र है वो है इनहेलर, जिसमें के लिए बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं कि नहीं उसकी तो बड़ी हाई डोज होती है, नहीं वो तो बड़ा एडिक्टिव हो जाता है। ये सारी भ्रांतियां उन्होंने तोड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको यूज़ करना है। इसकी हाई डोज नहीं होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए और अस्थमा अटैक के लिए। इनफैक्ट अटैक भी पड़ता है तो सिर्फ आपको इनहेलर अपने पास ही रखना है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना है। फिर भी अस्थमा से जुड़ी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको किन भ्रांतियों का और किन ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब पेशेंट्स बोल देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा डॉक्टर साहब ये, क्योंकि मुझे तो ऐसा डर लग रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स जो लोगों का एक परसेप्शन क्या है अस्थमा को लेकर? देखिए, हमारे पास जब एक मरीज आता है तो सबसे पहले पूछता है डॉक्टर साहब अस्थमा इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है? अच्छा। फिर बोलते हैं कि ये आप इनहेलर दे दोगे तो इनहेलर एडिक्टिव तो नहीं होते? अच्छा। इनहेलर में स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड की तो आदत पड़ जाती है। अच्छा। फिर कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सारी कॉमन भ्रांतियां हैं जो अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम लोग हमारी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, क्या हमें अस्थमा जीवन भर रहेगा? तो ये इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कॉमनली अगर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जितने भी मरीज हैं जो हमें सुन रहे हैं अस्थमा के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप अस्थमा अगर आपको है तो आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखिए और ये 4 जानकारियां जो हैं वो आपके डर को कम करेंगी? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि अगर किसी को अस्थमा है, मैं आपसे बात करूं तो उसको ये चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन हो गए हमारे सामने, पीटी उषा जी जो एक इतनी फेमस एथलीट थी, सौरव गांगुली जी, अच्छा, मंदिरा बेदी, इन सबको अस्थमा है और ये लोग आज भी फुली एफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं इनहेलर्स लेते हुए। अच्छा। तो आपको सामाजिक टैबू जो है, सोशल टैबू से बचना है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अस्थमा है और अपनी दवाइयों को नियंत्रित रूप से लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, कुछ ट्रिगर्स जैसे कि अभी हम बात करते आ रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें। मौसम बदलते वक्त ध्यान रखें अपना, मौसम बदलने के साथ धूल और मिट्टी का ध्यान रखें। अगर घर में आपके कोई पालतू कुत्ता है या पालतू जानवर है जिससे आपको लगता है फर वाला जानवर है, वो भी क्योंकि उससे डस्ट चिपक सकती है, डस्ट चिपकने से ये बार बार आपका एक सोर्स हो सकता है, उसका ध्यान रखें। मेन तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आपने वैक्सीन की भी और वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैं उस पर आ ही रहा था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं कॉमनली बताना चाहूँगा, क्योंकि अस्थमा चाइल्डहुड डिजीज़ है, बचपन से ही ट्रिगर हो जाती है, स्कूल में जाता हुआ बच्चा भी इससे अफेक्ट हो जाता है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, स्कूल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं अस्थमा के लिए। अच्छा। उनके पास एक हम अस्थमा किट करके हम छोड़ दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अस्थमा का बढ़े, घातक अस्थमा हो तो ये दवाई इस्तेमाल करनी है, अगर किसी को लक्षण लगे तो इस तरह से इलाज करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि अगर वो चीज़ शुरुआत से ही अपन ध्यान में रख सकेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि बचपन में जाके जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अस्थमा के लक्षण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे का मैक्सिमम समय स्कूल में ही निकलता है और स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसपे हम लोग कंट्रोल करके लाया जा सकता है। और आप वैक्सीन के बारे में भी बता रहे थे, तो एक बार हमारे लिसनर्स को फिर से बता दीजिए। वैक्सीन्स में क्या है, जैसे फ्लू के टीके आते हैं, कुछ निमोनिया, क्योंकि अस्थमा निमोनिया से भी हमने देखा है कि जैसे बचपन में कभी बच्चे को निमोनिया हो गया, उससे भी अस्थमा बढ़ता है। तो कुछ निमोनिया के टीके, आजकल तो टीकाकरण जो वैक्सीन शेड्यूल है उसके अंदर ही आ गए वो टीके, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था। तो पुराने लोग जिनको अस्थमा है वो निमोनिया के टीके लगा सकते हैं और फ्लू का टीका हर साल लगाएं। जिन मरीजों में अस्थमा है, जिनके परिवारों में अस्थमा चला हुआ है, और बल्कि मैं तो इनके लिए नहीं, मैं सभी के लिए ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हम लोग कॉमनली देख रहे हैं कोरोना के बाद इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो गया है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली ट्रिगर होता है। जी। और उसका एक कारण जो हम अभी देखते हैं फ्लू ही है। अच्छा। तो फ्लू का टीका हर एक इंसान को साल में एक बार लगाना चाहिए, तो उससे आप अस्थमा से भी बचेंगे। अस्थमा से भी बचेंगे और दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें आज बहुत सारी चीज़ें बताई और अस्थमा से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर कर दी। जैसे कि इनहेलर्स बहुत अच्छी चीज़ होती है अस्थमा से निजात पाने के लिए, या अस्थमा की बीमारी में एक सेवियर जो होता है वो इनहेलर होता है। और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ लोगों की रहती हैं कि अब ये ज़िंदगी भर की बीमारी लग जाएगी और हम क्या अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और इन्फेक्शन एक जने से दूसरे जने पर फैल सकता है या नहीं फैल सकता, या आप गर्भ धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
अगर आपको जानकारी है तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी बड़ी हस्तियों के भी एग्जाम्पल दिए जो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं अस्थमा होने के बावजूद। तो केवल एक ज्ञान और ध्यान रखिए, और जो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसको भी साथ लेकर चलिए और आप अस्थमा से निजात पा सकते हैं और अस्थमा के साथ भी बड़े एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। आपको बस सीज़न चेंज होने के वक्त और वायरल इन्फेक्शन के वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये करना है, और धूल, मिट्टी या धुएं से दूर रहना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल पल्मोनरी मेडिसिन में वो वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, मैं 90.4 रेडियो 7 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लोगों से बात करने के लिए रूबरू किया, और आशा है कि लोगों में मेरा मैसेज क्लियरली पहुंचा होगा अस्थमा को लेके, और भ्रांतियां लोगों की बिल्कुल दूर हुई होगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दूर हुई हैं भ्रांतियाँ, और आपने जिस तरह से लोगों की समस्याएं और जिस तरह से लोग आपके पास आते हैं उनकी समस्याएं समझते हुए आपने बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है, वो कमेंडेबल है। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। इसी तरह एक के बाद एक एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपसे सेहत की बात करने के लिए जुड़ती रहती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। नमस्कार।